नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हर कोई मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में जब भी एक गिरावट आए तब हम लोग का जो कन्विक्शन है वेल्थ क्रिएशन का डगमगा जाता है। चाहे डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक निवेश हो, चाहे म्यूचुअल फंड निवेश हो, पोर्टफोलियो में अगर गिरावट दिखे, रेड कलर का दिखे, एनएवी डाउन हो, तो हम लोग मन में शंका आ जाता है, क्या मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या ये सटीक है, या कोई और जगह हमें स्विच करना चाहिए, यहाँ तो बहुत रिस्क है ना। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल प्लानर का है ज़रूरत पड़ता है, जो आपका पास हमेशा कहीं ना कहीं आ जाता है कि इस चीज़ में निवेश कीजिए, आपका अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा, इतना रिटर्न मिलेगा, जिनको आप एजेंट का नाम पे भी जानते हैं। तो ये सब देखते हुए हम लोग उन एजेंट को फाइनेंशियल एडवाइज़र का रूप में मानते हैं और ट्रेडिशनल जो नियम है उस हिसाब से निवेश भी कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर आप देखेंगे, मार्केट में हमेशा वेल्थ क्रिएट किया हुआ है। जब से सेंसेक्स चालू हुआ है इंडिया में, जब से निफ्टी चालू हुआ है, आप उनको ट्रैक कीजिए, जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है तब से कितना रिटर्न दिया है। और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आपको आके एडवाइज़ करते हैं, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका शुभचिंतक है। आपको कोई भी शुभचिंतक नहीं आपका घर में आके विदाउट एनी कॉस्ट आपको राय नहीं देगा। और हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास तो जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनको फीस भी देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र का फीस हमें लगता है ज़्यादा है और हम वो बियर नहीं करना चाहते हैं। ये एक साधारण सा नियम है जो हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग का पोर्टफोलियो कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, कौन सा टाइम में निवेश करना चाहिए, बहुत ही अनकंफर्टेबल डिसीजन हो जाता है लेना बेचना। ठीक है, लेने के लिए तो हर कोई बता देगा, आप किसी का भी वीडियो देख के ले सकते हैं, लेकिन निकलना कब है ये कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है रिस्क का या आपका गोल का कब ख़त्म हो रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं समझ पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको आपका खुद का फाइनेंशियल प्लानर बनना है। कैसे बनना है, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए। जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली बेसिस कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल रिगार्डिंग वीडियो आएगा। जैसे जैसे चैनल ग्रो होता रहेगा वैसे वैसे आपका फाइनेंशियल नॉलेज भी ग्रो होता रहेगा और आप एक एक्टिव प्रो इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में अगर आपका एनएवी डाउन हो तो क्या उसमें बेच के निकल जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। तो पहले जो चीज़ है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है प्रॉपर एक चेकलिस्ट बना के आप बैठिए और कुछ नियम है जो नियम को आपको नज़र में रखता पड़ेगा और नज़र में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आजकल क्या देखा गया फ्रेंड, आपका इनकम कितना भी बढ़ जाए, आपको अपना खर्चा हमेशा नियंत्रण में रखना होगा, जो कि आज नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ता है खर्चा भी बढ़ने लगता है, और इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। ठीक है, जो टू व्हीलर ले रहा है वो और महंगा टू व्हीलर लेना चाहता है, जो टू व्हीलर महंगा लिया है उसको फोर व्हीलर में कन्वर्ट करना चाहता है, छोटा घर ले रखा है बड़ा घर लेना चाहता है, बड़ा कार लेना चाहता है। ठीक है, तो दिखावटी का दुनिया है, इस चीज़ में ना पड़िए, अपना इनकम और खर्चे का बीच में संतुलन बना के रखिए। डेफिनेटली आप एक लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। पिछले कुछ दशकों की माध्यम से इकोनॉमी को कई गुना बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है। ठीक है, इनकम बढ़ने का वजह कई नौकरियों के मौका, ठीक है, जिनकी वजूद पहले नहीं था, जैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आया है, इसका बावजूद भी ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर है। क्यों है आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, लोगों की आर्थिक मुश्किल घटने की बजाय बढ़ रही है। एक्सपर्ट क्या बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को लेकर जागरूकता का अभाव है, इसी का असली वजह है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ इनिशियल स्टेज में सोचते ही नहीं है। इनकम बढ़ने के साथ साथ हम लोग खर्चा भी बढ़ा देते हैं। लाइफ स्टाइल का जो
खर्चा है वो कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट कहते हैं आपको कि फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस जो है इसका 5 नियम को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। फर्स्ट क्या नियम है कि आप रेगुलर सेविंग्स कीजिए। ठीक है, जैसे आपका नौकरी लगता है या आप कुछ बिजनेस करते हैं, आप रेगुलर सेविंग्स चालू कर दीजिए। आपको समझ है म्यूचुअल फंड का तो म्यूचुअल फंड में डालिए, नहीं समझ है तो बैंक एफडी में डालिए, पीपीएफ में डालिए, जो भी आपको सेफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है उन्हीं पे डालिए। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट में आपको डालना है सेविंग्स के लिए, ना कि उसको निवेश के लिए। निवेश अगर आपको करना है मिनिमम आपको म्यूचुअल फंड जो रूट है उस रूट में आना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो इन्फ्लेशन है वो मिनिमम से मिनिमम 4% अगर आप लेके चलेंगे और जो जीडीपी का ग्रोथ है 8%, 8 और 4 12% से ज़्यादा आप जब रिटर्न कमाएंगे, मिनिमम 15% 20%, तब एक अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको इक्विटी में आके ही करना पड़ेगा। आप एसआईपी कीजिए और 10 से 15 साल में बड़ा फंड तैयार कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है, रिस्क लगता है, तो आप नौकरी करते हैं तो पीपीएफ में भी थोड़ा बहुत निवेश कीजिए। ठीक है, और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या नौकरी नहीं करते, उनको जब भी एक मुफ्त कहीं पैसा मिले उनको धीरे धीरे इक्विटी में डालना चाहिए, तब कि मोटा पैसा वो कमा सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है क्रेडिट कार्ड की। आज की दिखावटी का दुनिया में क्रेडिट कार्ड हर किसी का पास है, किसी किसी का पास 2 4 भी है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, कोई लिमिट नहीं है, पूरा जितना भी लिमिट है सब कवर करके रखते हैं, अनलिमिटेड खर्चा कर देते हैं। और देखा गया है जब उनका बिल भरने का टाइम आता है तब परेशानी चालू हो जाता है और उसको मिनिमम पे करते करते एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करते हैं। इमरजेंसी फंड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मिनिमम 6 महीना का इमरजेंसी फंड आप बना के रखिए, ताकि जब भी आपको कोई मुसीबत आए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और 6 महीना मिनिमम आपका होना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम कर सकते हैं 8 महीना 12 महीना, ठीक है, तो आपको एक स्टेबल माइंडसेट मिलेगा, आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा और जॉब स्विच करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर्याप्त लाइफ कवर लीजिए। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी जो सो कॉल्ड आपका पास आते हैं पॉलिसी ले लो करके, ये सब ना लेके आप मिनिमम एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो इसका खर्चा कम होता है, और जितना जल्दी ले सकेंगे उतना जल्दी आपका चालू हो जाएगा और कम से कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस एक ज़रूरी चीज़ होता है, ताकि आपको जो आपातकालीन सिचुएशन है उसको आप टैकल कर पाएँ। देन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का भी खर्चा दिन का दिन बढ़ रहा है। आपको अगर कोई नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, जो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है उसका छोड़ के भी एक अपना आप हेल्थ पॉलिसी ले लीजिए। हेल्थ पॉलिसी जो अर्निंग मेंबर है उनका लीजिए, साथ में अगर आप बच्चे हैं और वाइफ है, स्पाउस है, तो उनका भी लेके रखिए साथ में, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर लेंगे तो कम से कम आपका जो अर्निंग है उसका 20 जो सैलरी है साल का पूरा ग्रॉस इनकम उसका 25 टाइम्स लेंगे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम इतना होना ही चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो मिनिमम आपको 10 लाख आप ले सकते हैं, फिर उसका ऊपर सुपर टॉपअप इस टाइप का भी मिलता है, तो उनको भी आप लेके चल सकते हैं। तो आपको ये एक तरफ से सिक्योर हो जाएगा, कोई भी टेंशन आएगा तो आपको जो बड़ा पैसा जो वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं वहाँ से दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से आपको रिडीम नहीं करना पड़ेगा या बेचना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एज ए सेफ इन्वेस्टर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड को पकड़ के चल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ए मैनेज फंड दैट पुल्स मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट सिक्योरिटीज़। ठीक है, इसको आप मोटा मोटा समझिए कि म्यूचुअल फंड का मतलब है कुछ आम पब्लिक हमारे जैसा, ये क्या करते हैं, एक फंड हाउस को चूज़ करते हैं और पैसा देते हैं एक फंड में। देन उसमें कुछ फंड मैनेजर होता है, एक जो फंड मैनेजर वो पूरा फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं अपना हिसाब से जहां उनका मौका मिलता है, और उसमें कुछ रिटर्न कमाते हैं और वो रिटर्न हमें
पास होता है, जो रिटर्न हमें मिलता है अपना इन्वेस्टमेंट का ऊपर। तो म्यूचुअल फंड इस टाइप से काम करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है, इसमें बहुत 3000 से भी ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। खास इनका ब्रॉड कैटेगरी आप देखेंगे तो इक्विटी फंड, इनकम ऑब्लिक डेट फंड, बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड, मनी मार्केट फंड, इस टाइप का डिफरेंट है। उसका आगे बहुत सारा फंड हाउसेस है, बहुत टाइप का, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ठीक है, बैलेंस, ELSS, बहुत ही किस्म का एक वास्ट इंडस्ट्री है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या गोल है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज को अगर समझेंगे आप, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, सीधा सीधा मैनेज एक्सपर्ट करते हैं जो कि फंड मैनेजर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप निवेश करते जाइए, आपका बिहाफ में फंड मैनेजर इसको संभालेगा। क्विक लिक्विडिटी है, आजकल बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी क्विक हो गया है। आपका ऐप का थ्रू आप करेंगे तो विद इन 3 वर्किंग डेज आपका पास आपका मनी आ जाएगा अकाउंट में, ठीक है। और इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एकदम छोटा मिनिमम अमाउंट से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स? एक्सपेंसिव फीस एंड एक्सपेंसेस। जी हाँ, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर सकते हैं तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसमें फ़ीस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। लैक ऑफ कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं है होगा, फंड मैनेजर खुद इसको कंट्रोल करेगा। मार्केट का रिस्क, क्योंकि ये मार्केट में निवेश करते हैं तो मार्केट का उतार चढ़ाव एक रिस्क रहता ही है। टैक्स इम्प्लीकेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो कमाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कमाएंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड को अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके पास रीज़न होना चाहिए क्यों आप चूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ है, अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी ठीक है, कस्टमाइजेशन है, लिक्विडिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, प्रोफेशनल मैनेज होता है, डाइवर्सिफिकेशन भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। तो एक बेहतरीन चीज़ आप बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक NAV का रूप में आपको आता है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू इनको कहते हैं। NAV अगर ऊपर तरफ जाता है तो हम लोग देख के उसको मुस्कुराते हैं और लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया सही डिसीजन लिया। NAV का मतलब मैं फ्रेंड आपको बताया, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि NAV का मतलब क्या है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख लीजिए। टोटल मार्केट का वैल्यू जो है एसेट का माइनस लायबिलिटी जो खर्चा है उसको निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। जितना भी यूनिट होगा उसको डिवाइड करके आ जाएगा कि एक NAV का क्या रेट है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर NAV फ्रेंड डाउन होता है, क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है या प्रॉफिट बुकिंग होता है तो हम लोग उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। जब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखते हैं, ठीक है, या कोई ऐप में देखते हैं तो हम लोग को घबराहट होने लग जाता है कि क्या ये रॉन्ग डिसीजन था, क्या यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इनको देखते हैं और डिसीजन क्या करें ये सोचते रहते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज़ से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आपको जो भी आप निवेश करते हैं उसको गोल बेस्ड आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्लानिंग के लिए कुछ चेक लिस्ट है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सबका चेक लिस्ट अलग अलग होता है। आपका भी आप देखिए किस लिए आप निवेश कर रहे हैं, निवेश का कारण क्या है, ठीक है। आपका निवेश का होराइजन क्या है, शॉर्ट टर्म का होराइजन है, मीडियम टर्म का होराइजन है या लॉन्ग टर्म का होराइजन है। कारण क्या है, जो निवेश कर रहे हैं उससे क्यों निवेश कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। और मिनिमम से मिनिमम 5 साल आपको निवेश करना चाहिए इक्विटी में। 5 साल से कम अगर आपको होराइजन है तो निवेश ना कीजिए, क्योंकि 5 साल में स्टॉक मार्केट जो है पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। अगर गिरता है, पड़ता है ऊपर जाके, है ना, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ही जाएगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखेगा और आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को कार खरीदना हो सकता है, किसी को घर रिनोवेशन करा सकते हैं, किसी को लोन रीपेमेंट करना भी होता है। लॉन्ग टर्म गोल आप बोल सकते हैं, किसी को नया घर खरीदना है, बनाना है, या चाइल्ड एजुकेशन कंप्लीट करवाना है, या अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो मैन टू मैन ये डिफ़र होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी गोल हो, शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम 5 साल, लॉन्ग टर्म के लिए जो है मिनिमम 20-25 ईयर्स होना चाहिए आपका पास, और मीडियम टर्म के लिए आप 10 से 15 साल मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है।
ये आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हैं। जितना जल्दी अगर आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपको 25 साल निवेश करना है तो मैक्सिमम जो वेल्थ क्रिएट आपका होगा वो पहले जहाँ से आप निवेश शुरू करेंगे उसी साल का 5 साल में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट आपको दिखा जाएगा। तो अगर आप कोई भी एज में हैं, चाहे 25 में है, चाहे 35 में है, चाहे 45 में है, आपको एक फाइनेंशियल गोल क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन के लिए हो सकता है खुद का बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हो कुछ, उसके लिए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए, बच्चों का मैरिज के लिए, वैकेशन के लिए, या घर खरीदने के लिए, या टैक्स सेविंग के लिए, या कार खरीदने के लिए, कोई भी गोल हो, आपको एक गोल बेस्ड प्लान होना चाहिए। ठीक है, और गोल बेस्ड अगर आप प्लान करते हैं तो उसमें लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। मेन है टाइम। कंपाउंडिंग बेनिफिट तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक बने रहते हैं। टाइम देंगे, अमाउंट देंगे, उसका ऊपर कंपाउंडिंग होगा और आपको रिटर्न मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा, बिल्कुल सेविंग करना पड़ेगा। विदाउट सेविंग आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और सेविंग करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेविंग करने से, वो सेविंग से आपका खर्चा नहीं चलेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट जो है वो आपको हाई रिस्क रहेगा लेकिन हाई गेन भी देगा। इक्विटी में रिस्क है, बिल्कुल है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही आपको मिलता है। अगर आप लो रिस्क एसेट में डालेंगे तो आपको पैसा इकट्ठा होगा लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं एफडी में रख के, पीपीएफ में, एनपीएस में, इस टाइप का चीज़ में रख के, सुकन्या समृद्धि में ऐसे रख के आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो जी नहीं, वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि 8% से जीडीपी ग्रो हो रहा है, और मिनिमम 4% अगर आप लेके चलेंगे कि इन्फ्लेशन, तो 12% का ऊपर आपको रिटर्न चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का, फाइनेंशियल नॉलेज का वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इनको वीडियो को देखते रहते हैं तो एक अच्छा खासा नॉलेज आपको होगा, और आप खुद का बारे में समझ सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपना बुढ़ापा को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि बुढ़ापा जो है एक ट्रूथ है, सबका लाइफ में आने वाला है, इन्वेस्टिंग आपको करना ही पड़ेगा। चाहे अगर आप 25 में हैं, चाहे 35 में हैं, चाहे 45 में हैं, आपको ये वाला एज जो है 60+, ये एज आपका आएगा ही आएगा। ये डिपेंड कर रहा है कि 60+ एज में आप रिटायर्ड हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो। रिटायर्ड का मतलब जॉब से छुटकारा नहीं, रिटायर्ड का मतलब है एक अच्छा खासा कॉर्पस लेके बैठना और दूसरा काम ना करना, और आपका जो वेल्थ है वहाँ से आपको खर्चा चलना। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब आजकल चेंज हो गया है कि 60 साल में आप रिटायर हो रहे हैं और अगले ही दिन से दूसरा काम ढूंढ रहे हैं, ताकि कोई भी काम हो ताकि आपका घर का खर्चा चले। क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंशियल नॉलेज आपने गेन नहीं किया, सेविंग ढंग से नहीं किया, और उसको निवेश नहीं किया। तो फ्रेंड, इस चीज़ से समझिए। ठीक है, और समझ के अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए टाइमली, और आप अकॉर्डिंगली इसको देख पाएँ, समझ पाएँ और डिसीजन ले पाएँ, और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ, ताकि आपका बुढ़ापा जो है वो सिक्योर हो, और आपको सेकंड जॉब या सेकंड इनिंग्स का जॉब जो है वो ढूंढना ना पड़े आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर 60। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।